जी बच्चों, आज हम लोग 8th क्लास की ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस के चैप्टर नंबर 2 से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ किडनी फेलियर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किडनी फेलियर होता क्या है। बच्चों, किडनी फेलियर उस डिज़ीज़ को, उस कंडीशन को या मुख्तलिफ़ डिजीज़ की जो किडनी से रिलेटेड हों, उस स्टेज को कहा जाता है जहां किडनीज काम करना छोड़ देते हैं। मुमकिन है कि किसी मरीज़ का एक किडनी काम करना छोड़ दें, ये भी पॉसिबल है कि किसी मरीज़ के दोनों किडनीज काम करना छोड़ दें। पहले केस को देखा जाए, अगर किसी मरीज़ का एक किडनी काम करना छोड़ देता है, ये कंडीशन यकायक भी हो सकती है, एक्यूट रीनल फेलियर, और ये कंडीशन किसी लंबी बीमारी का या लंबी बीमारियों का नतीजा भी हो सकती है, क्रोनिक रीनल फेलियर, जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। बहरहाल अगर किसी मरीज़ का एक किडनी काम करना छोड़ दे तो दूसरा किडनी जो काम कर रहा है उससे उसकी लाइफ सस्टेन कर सकती है, यानी उसका गुजारा हो सकता है, उसका काम चल सकता है एक किडनी से भी। कुदरत ने हमें 2 किडनीज दे रखे हैं, लेकिन एक किडनी लाइफ को सस्टेन करवाने की सलाहियत रखता है, यानी अगर एक किडनी से भी किसी इंसान की ज़िंदगी आगे चल सकती है, उसका जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है किडनीज़ का, वो एक किडनी से काम चलता रहेगा। कंडीशन सीरियस उस वक्त होगी जब किसी मरीज़ के दोनों किडनीज़ फेलियर का शिकार हो जाएं, दोनों किडनीज़ काम करना छोड़ दें। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि वो मटीरियल्स, वो वेस्ट मटीरियल जिनकी बॉडी से एक्सक्रीशन ज़रूरी थी अदरवाइज़, अब वो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रहना, डिपॉज़िट होना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से एसिड बेस बैलेंस ख़राब होगा, सीएनएस प्रॉपर काम नहीं कर सकेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर सकेगा, और बहुत जल्दी मुख्तलिफ़ सिस्टम्स जो उस मरीज़ के दुरुस्त काम कर रहे थे वो भी फेलियर की तरफ चल पड़ेंगे। अब ऐसी सूरत हाल का हल क्या होगा? क्या किया जाए अगर किसी मरीज़ को रीनल फेलियर का, किडनी फेलियर का सामना करना पड़ जाए? इसका हल बच्चों 2 लेवल्स पे होगा। पहला लेवल ये है कि किडनीज़ जो काम करते हैं फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन का, वो काम हम मसनूई तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से करवाने की कोशिश करें। इसे हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस भी 2 किस्म का होता है, एक को हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस और एक को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। अभी हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जी बच्चों, ये देखो, ये जो आपको अब स्क्रीन पे तस्वीर नज़र आ रही है, टाइप्स ऑफ डायलिसिस। एक तरफ राइट साइड पे जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये है पेरिटोनियल डायलिसिस की, लेफ़्ट साइड पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है हीमोडायलिसिस की। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है? पेरिटोनियल डायलिसिस में पेशेंट के पेरिटोनियल कैविटी से डायलिसिस का काम किया जाता है, यानी एक ख़ास फ्लूइड जिसके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसको साल्ट्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट होने का मतलब ये है कि जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो जो ह्यूमन फ्लूइड्स हैं, जो ह्यूमन ब्लड है, उसकी कंसंट्रेशन के करीब तर होगी। वो फ्लूइड इंजेक्ट कर दिया जाता है मरीज़ की पेरिटोनियल कैविटी में, और पेरिटोनियल कैविटी की जो ब्लड सप्लाई है, यानी उसमें जो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, उसमें ज़ाहिर है ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो कंसंट्रेशन का मामूली सा डिफरेंस होगा उस फ्लूइड का जो उसके पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्ट किया गया और ब्लड जो उसकी ब्लड वेसल्स में फ़्लो कर रहा है। इस कंसंट्रेशन के मामूली से डिफरेंस की वजह से आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, एक फिनोमिना है, तो उसके रिज़ल्ट क्या होगा कि ब्लड में
जो वेस्ट मटेरियल्स मौजूद हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्ट किए हुए फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ये प्रोसेस कुछ अर्सा कंटिन्यू रहेगा, होल नाइट कंटिन्यू रह सकता है। सोते वक्त जो है रात को ये डायलिसिस शुरू किया, पूरी रात कंटिन्यू रहा, अगले दिन जो है वो ऑपरेटस रिमूव कर दिया गया। ये टेक्निक उस वक्त अप्लाई की जाती है जब अभी इनिशियल स्टेज होती है, अभी जो रीनल फेलियर है वो उसकी कंडीशन ज़्यादा डिटीरियोरेट नहीं हुई होती। इसका फ़ायदा ये है कि ये मरीज़ को ये सहूलत उसके घर पे प्रोवाइड की जा सकती है और मरीज़ इसको ख़ुद भी जो है वो अंजाम दे सकता है, यानी मरीज़ पेशेंट अपना पेरिटोनियल डायलिसिस खुद भी कर सकता है और वाइल ट्रैवलिंग भी कर सकता है। लेकिन अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई हो या ज़्यादा ख़राब हो जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो पेरिटोनियल डायलिसिस ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं रहेगी, फिर पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा हीमोडायलिसिस पे। हीमोडायलिसिस में पेशेंट को एक मशीन के साथ जोड़ा जाता है और वो मशीन एक आर्टिफिशियल किडनी के तौर पे काम करती है और फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो इस मशीन के ज़रिए हो जाता है। पहले मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ पेरिटोनियल डायलिसिस की, इसके बाद हम हीमोडायलिसिस को डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, ये देखिए, ये आपके सामने एक सिंपल सी डायग्राम है जिसमें पेरिटोनियल डायलिसिस को समझाने की कोशिश की गई है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी जिसको मैंने अभी सर्कल किया, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमें खुदा ताला ने एक लेयर दी हुई है, एक मेम्ब्रेन दी हुई है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम हमारी एब्डोमिनल कैविटी की इंटरनल लाइनिंग है और इसके जो एक लेयर है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी की इंटरनल वाल के साथ अटैच्ड है और इसकी जो दूसरी लेयर है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद, यानी हमारे पेट के अंदर मौजूद जो ऑर्गन्स हैं, जो विज़रास हैं, उनके इर्द गिर्द लिपटी हुई है एक मेम्ब्रेन की शक्ल में। इन दोनों के दरमियान जो कैविटी है, जो मामूली सी थोड़ी सी टाइनी स्पेस अवेलेबल है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी। इस पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है जिसको हमने इससे पहले डिस्कस किया और आप ये देख रहे हैं कि ये डायलिसिस सॉल्यूशन यहाँ दिखाया जा रहा है। तो ये डायलिसिस सॉल्यूशंस ट्यूब्स के ज़रिए एब्डोमिनल कैविटी में, जो पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद ऑस्मोसिस के ज़रिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा और जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस को हम एक ड्यू टाइम दे लेते हैं तो उसके बाद इस सेपरेटर्स को हटा के तो जो वेस्ट मटेरियल डायलिसिस सॉल्यूशन में एक्यूमुलेट हो गए थे उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ये भी बच्चों आपको पेरिटोनियल डायलिसिस की एक डायग्राम दिखाई जा रही है। ज़्यादा बेहतर जो है इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस का काम जो है वो किस तरह से अंजाम पाता है। जी बच्चों, ये जो अब तस्वीर आप देख रहे हैं ये हीमोडायलिसिस की है। हीमोडायलिसिस में हम सबसे पहले तो पेशेंट जो है उसके बाजू के अंदर या उसकी टांग के अंदर एक फिस्चुला डेवलप किया जाता है जिसको हम एवी फिस्चुला कहते हैं, आर्टेरियोवीनस फिस्चुला। एक आपने कनेक्शन बनाना है बाजू की एक आर्टरी और एक वेन के दरमियान। इसकी मैं अभी आपको तस्वीर दिखा दूंगा, बड़ी क्लासेस में आप इसके बारे में ज़्यादा बेहतर पढ़ सकेंगे। बहरहाल अभी ये याद रख लीजिए कि एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा बाईपास है जिसमें हम एल्बो के करीब जो है वो क्यूबिटल फोसा जो होता है उस जगह पे हम एक वेन और एक आर्टरी का जंक्शन बना देते हैं और इसके ज़रिए हम हीमोडायलिसिस का काम करते हैं। अब हीमोडायलिसिस में जो एवी फिस्चुला हमने डिज़ाइन किया उसके अंदर आप कनेक्शन बना देंगे और पेशेंट का ब्लड उसके ब्लड सर्कुलेशन से निकलेगा और दूसरी तरफ जो डायलिसिस मशीन है ये ब्लड उसके अंदर ले जाया जाएगा। अब डायलिसिस मशीन में अगेन डायलिसिस सॉल्यूशन होगा, वार्म साल्ट सॉल्यूशन होगा जो उसके अंदर मौजूद रबर ट्यूबिंग्स
में से जब ब्लड सर्कुलेट करेगा पेशेंट का तो उसके इर्द गिर्द वो डायलिसिस सॉल्यूशन मौजूद है। अगेन जिस तरह हमारे कैपिलरीज ग्लोमेरुलस काम करता है, उसी तरह से ये जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है डायलिसिस मशीन के अंदर, वहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलेंगे और जो डायलिसिस सॉल्यूशन है, जो वार्म साल्ट सॉल्यूशन मौजूद है मशीन के अंदर, उसके अंदर ये एक्यूमुलेट होते जाएंगे और बाद में आप इसको जो वेस्ट मटेरियल्स हैं डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। डायलिसिस का प्रोसेस चल रहा होता है तो इसको हम इस फिस्टुला को यूटिलाइज़ करते हैं। ये फेल भी हो जाते हैं, दोबारा भी बनाने पड़ते हैं। बहरहाल ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ये देखिए बच्चों, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के मेन फीचर्स यहाँ दिए गए हैं। अगर हम पेरिटोनियल डायलिसिस को देखें तो इट रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सेस फ्लूइड्स and electrolytes from the blood by means of peritoneal membrane. Second point, approximately 10 to 15% patients are receiving peritoneal dialysis. Hemodialysis की बात करें, hemo simply means blood. Dialysis meaning to pass through. It removes nitrogenous waste products, excess fluid and electrolytes from the blood by means of artificial kidney. Dialysis machine जो है। Number 2, nearly 90% of all dialysis patients receive hemodialysis. तो ये दो जो टाइप्स हैं डायलिसिस की, उन दोनों के इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। अगर ये आप याद रखें तो ये आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अच्छा, अब हम इससे आगे चलते हैं बेटा। मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी पेशेंट के दोनों किडनीज काम करना छोड़ दें तो दो तरह के हल मौजूद हैं उस पेशेंट के लिए। पहला हल डायलिसिस, इसकी दोनों टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया। और एक बात रह गई, वो ये कि जब पेशेंट हीमोडायलिसिस पे आता है तो उसको हफ्ते में एक दफ़ा, फिर आगे चल के हफ्ते में 2 दफ़ा, बाज़ औक़ात हफ्ते में 3 दफ़ा, या ये फ्रीक्वेंसी इससे भी बढ़ सकती है। पेशेंट को हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ता है क्योंकि जो हीमोडायलिसिस है आमतौर पे हॉस्पिटल में होता है। हाँ, अगर पोर्टेबल मशीन यूज़ कर ली जाए। लेकिन बहरहाल इसमें प्रॉब्लम ये है हीमोडायलिसिस में कि पेशेंट की ज़िंदगी हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो अचीरन होती जाती है। बार बार हॉस्पिटल के विज़िट्स और 2-3 घंटे के लिए आपको उस प्रोसेस से गुज़रना होता है। बाज़ लोगों को टेम्परेचर भी हो जाता है और इस तरह की प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करना होते हैं। तो इसका दूसरा हल ये है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। पेशेंट के जो 2 किडनीज़ काम नहीं कर रहे, किडनी को एक सेहतमंद पेशेंट को एक सेहतमंद किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट कर दी जाए उसकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और वो सेहतमंद किडनी जो है वो उन दोनों किडनीज़ का काम करना शुरू कर दे। इससे फ़ायदा ये होगा कि पेशेंट को बार बार जो डायलिसिस की तकलीफ़ है उससे बच जाएगा। अब इसके लिए जो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ज़रूरी ये है कि वो किडनी उस पेशेंट के साथ मैच करता हो। नंबर 1, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो। नंबर 2, टिश्यू मैचिंग का जो एक टेक्निक है उससे भी इस किडनी को गुजारा जाता है। यानी डोनर का किडनी, डोनर मीन्स वो बंदा जो किडनी डोनेट कर रहा है, जो किडनी दे रहा है, जो किडनी गिफ्ट कर रहा है, और जाहिर है वो भी अपना एक किडनी डोनेट करने के बाद अपनी रेस्ट लाइफ जो है, जो बाकी ज़िंदगी है उसकी, वो एक किडनी पे गुजारेगा। और वो उसका दिया हुआ एक किडनी किसी मरीज़ जिसके दोनों किडनी फेल हो चुके हैं उसके लिए जो उसकी बकिया ज़िंदगी है उसका सहारा बन जाएगा, और वो किडनी उसका फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन का काम जो है वो करता रहेगा। तो दोनों डोनर और रेसिपिएंट दोनों के ब्लड ग्रुप सेम होने चाहिए, दोनों के टिश्यू मैच होने चाहिए। इसके बाद सर्जरी के ज़रिए डोनर के बॉडी से किडनी लेके रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर ये किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तस्वीर में आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये प्रोसेस कैसे होगा। और इसके बाद कुछ अर्सा उस रेसिपिएंट को मेडिसिन लेना पड़ती हैं क्योंकि इस बात का ख़दशा होता है कि कहीं टिश्यू रिजेक्शन ना हो जाए, यानी जो रेसिपिएंट बॉडी है वो इस किडनी को रिजेक्ट ना कर दे, कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए। तो अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे तो आगे आने वाले कई साल उस पेशेंट के जो हैं वो बेहतर गुजर जाते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने इसमें डिस्कस किया कि किडनी फेलियर क्या होता है। इसमें हमने ये डिस्कस किया कि एक किडनी से आया ज़िंदगी सस्टेन की जा सकती है। हमने ये देखा
कि इसके इलाज क्या है, डायलिसिस क्या है, कितनी किस्म का होता है, और ट्रांसप्लांट क्या है, ट्रांसप्लांट में किन बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। आई होप कि इसके बाद आप इस टॉपिक को बेहतर अंदाज में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इस चैप्टर का हमारा एक टॉपिक रह गया जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स।